Okay. Now, after the particle nature, this is also important. थियरी पूछी जाती है, पहले पूछी गई है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्या कि फेलियर ऑफ वेव थियरी टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या बोल रहे हैं? जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम समझे अभी, ओके, जो एक्सपेरिमेंट किए थे हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ने, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये सब कुछ जो हमने समझा वो लाइट के पार्टिकल नेचर से समझा. लेकिन अगर हम लाइट को वेव नेचर ही माने, जैसे हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और से पोलराइजेशन, ये सब में क्या था? वेव नेचर. तो अगर हम वेव नेचर को ही माने तो वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव होती नहीं है. ये भी पूछा जाता है. अगर देखो ड्यूअल नेचर है तो ड्यूअल दोनों तरीके से प्रूव होना चाहिए. जरूरी नहीं, ऐसे हम मानते हैं होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है. मतलब अगर तुम्हारा लाइट, वो तो सब तुमने प्रूव कर दिया. वेव ऑप्टिक्स में तुमने सब कुछ समझ लिया है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन. तो वेव नेचर तो वो सब क्या था? वो भी तो लाइट ही थी. वो भी तो लाइट ही थी. इंसिडेंट रेस तो वो भी लाइट थी. तो तुमने वेव नेचर बोल दिया. अब तुम पार्टिकल नेचर समझ रहे हो. दोनों के दोनों तो आ गए, लेकिन तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे रिफ्रैक्शन समझाओ पार्टिकल नेचर से. नहीं, ऐसा थोड़ी होता है. रिफ्रैक्शन को वेव नेचर से समझो, फोटो इलेक्ट्रिक को पार्टिकल नेचर से समझो. ड्यूअल नेचर तो तुमने प्रूव कर दिया ना. कोई एक थियरी वेव नेचर से समझ रहे हो, कोई एक थियरी, एक कंसेप्ट पार्टिकल नेचर से समझ रहे हो. मतलब वही चीज के दोनों अलग अलग नेचर है. मतलब ड्यूअल नेचर यहाँ पे प्रूव हो गया. लेकिन तुम बोलोगे एक ही कंसेप्ट में दोनों नेचर बताओ, इट्स नॉट, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एक ही कंसेप्ट में, मतलब वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है. ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, कम मार्क्स में पूछा गया था, मे बी 1 और 2, बट पूछा गया है क्वेश्चन. क्या कि अगर हम वेव नेचर कंसिडर करें लाइट का, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने में वो गलत प्रूव होता है. मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा सकता नहीं है. कौन सा? वेव नेचर ऑफ लाइट. तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है? सिंपल हमें पता ही है. चलो स्टार्ट करते हैं. वेव नेचर अगर हम कंसिडर करें, सो थियरी का नाम है फेलियर ऑफ वेव थियरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. देखो, वेव को हम साइन और कॉस फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं. अगर हमने ऐसे डिफाइन किया तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव. तो हमें पता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है. इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये हमने पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स में भी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो अगर जो भी हमारा एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इंटेंसिटी ऑफ द वेव मिल जाएगा. अगर इंटेंसिटी ऑफ द वेव मिल गया तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव मिला कैसे? एम्पलीट्यूड से. एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम द से एवरेज रीजन और मीन पोजीशन. इसको क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन. मीन मतलब एवरेज, जो एक्स एक्सिस है हमारी वो. So displacement of the wave in vertical direction from the mean position. ओके, तो ये जो हमारा है यही है. मतलब ये ऐसा वेव तुम बनाओगे तो ये, अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया. ओके, तो यही है हमारा क्या? एम्पलीट्यूड. ये जो है वही क्या है? हमारा एम्पलीट्यूड. सिंपल है. ओके, और फिर इस डायरेक्शन में ये y में जो मेजर कर रहे हो एम्पलीट्यूड, और क्रेस्ट टू क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस, ये यहां से यहां का डिफरेंस, उसी को हमने भाई लैम्बडा बोला था. वो x डायरेक्शन में लैम्बडा है और y डायरेक्शन में वो डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस? से मीन पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द क्रेस्ट और लोएस्ट पोजीशन ऑफ द ट्रफ, वो डिस्टेंस है हमारा एम्पलीट्यूड. ओके, तो वेव नेचर का, तो वेव नेचर में हमें पता चल गया कि एम्पलीट्यूड कितना है. एम्पलीट्यूड से हमें पता चल जाएगा इंटेंसिटी कितनी है. डन. सो अगर हम बोले कि हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, हमने क्या कर दी? इंटेंसिटी बढ़ा दी. तो इफ वी आर सपोज हमने पहले वेव इंसिडेंट करवाया, लाइट को मान लो अब वेव, अब पार्टिकल नेचर नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही समझ रहे हैं, लेकिन फोटोन नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे? वेव. तो अभी वेव आया. ओके, वेव आया और टकराया मेटल से, कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ही नहीं. तो हम मान लेंगे चलो वो वेव फंक्शन वाला हो के मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए. तो हमने क्या किया? एनर्जी बढ़ा दी वेव की. वेव की एनर्जी कैसे बढ़ी? तो वेव की एनर्जी तो इंटेंसिटी से बढ़ती है. तो हमने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया. वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाया तो इंटेंसिटी बढ़ गई. इंटेंसिटी बढ़ेगी
तो अब हाई इंटेंसिटी वाला वेव इंसिडेंट हो रहा है मेटल पे, हम देख रहे हैं फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे। हमने और इंटेंसिटी बढ़ाई, मतलब और एम्पलीट्यूड बढ़ाया, एम्पलीट्यूड बढ़ाने से और इंटेंसिटी बढ़ी, फिर भी वहां से निकल ही नहीं रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन इमिट हो ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी नहीं मिल रही है। ये कैसे हो सकता है? हम तो कब से इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एनर्जी कब बढ़ेगी? जब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन। ओके, तो वेव नेचर में यही एनर्जी शो करता है, इंटेंसिटी। वह हाई इंटेंसिटी मतलब हाई एनर्जी वेव, जिसकी इंटेंसिटी हाई है वो वेव की एनर्जी ज्यादा है। ओके, तो हमने एम्पलीट्यूड बढ़ाया, एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी बढ़ी, और इंटेंसिटी बढ़ी मतलब एनर्जी ऑफ द वेव बढ़ गई। तो अगर एनर्जी ऑफ द वेव बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन इमिट होना चाहिए, लेकिन फिर भी इमिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो वर्क फंक्शन से कम एनर्जी है। लेकिन हम एनर्जी बढ़ा तो रहे हैं। अरे इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है। ये किसने बोला भाई? ये फोटोन नेचर समझोगे तो ही पता चलेगा। वो प्लैंक ने बोला था H is equals to h nu। डन। ओके, तो ये पहला पॉइंट क्या कि if we are increasing the amplitude then intensity of the wave will be increased, and if intensity of the wave will increase then energy of the wave is also increased, and energy of the wave increased then electron should be emitted. But we can see from the practical that electrons will not be emitted though we are increasing the intensity of the wave, because energy of the wave और से एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, बोलो रेडिएशन, अब वेव नहीं बोलेंगे, अभी वेव से तो नहीं हो रहा है, हमें पता चल गया। सो एनर्जी ऑफ द लाइट और एनर्जी ऑफ द रेडिएशन विल बी इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, नॉट द इंटेंसिटी। एंड इट इज देयर मींस इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी देन एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड is correct while you consider radiation or light as a particle nature, not a wave nature. Done? तो ये पहला पॉइंट हो गया, जिसमें कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? फेल हो रही है। मतलब अगर हम वेव थियरी कंसिडर करें तो वेव थियरी के अकॉर्डिंगली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुम एनर्जी बढ़ाओगे, लेकिन एक्चुअल में तो तुमने एनर्जी बढ़ाई ही नहीं है, क्योंकि तुमने तो इंटेंसिटी बढ़ाई। तो इंटेंसिटी इज द एनर्जी ऑफ द वेव, बट जब तुम रेडिएशन को वेव कंसिडर करोगे तब, लेकिन रेडिएशन को मैटर कंसिडर करोगे, पार्टिकल कंसिडर करोगे, तभी उसकी सही में एनर्जी बढ़ेगी। कब? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। डन। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा इंटेंसिटी और से फ्रीक्वेंसी का। डन। सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट लिखना रह गया। सेकंड पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी। किसका? काइनेटिक। ये लिख लेना थोड़ा, ओके, नहीं तो मैं नोट्स भेजूंगा उसमें भी नहीं लिखा होगा। सेकंड पॉइंट है क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? अगेन फिर से वही सेम है, वर्ड चेंज हो गया है। क्या? आई वॉन्ट टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैं क्या करना चाह रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा? अगेन मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा। अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो एनर्जी ऑफ द वेव बढ़ गई, और अगर एनर्जी ऑफ द वेव बढ़ गई तो वही वेव तो जा रहा है, टकरा रहा है, और फिर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है। तो मतलब अगर इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी शुड बी इंक्रीज्ड, बट इन फैक्ट इट विल नॉट इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अगेन इफ यू वांट टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ द फोटोन शुड बी इंक्रीज, and energy of the photon will be increased by increasing its frequency, not the intensity. Done? सेम ही पॉइंट है, लेकिन वहां पर हम से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दो। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो तुमने यहां पर इंटेंसिटी बढ़ाते गए, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी ही थी, तो वो इमिट होने वाले नहीं थे। अब सेकंड केस में भी तुम्हें क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए तुम क्या करोगे? तुम सोचोगे कि वेव की एनर्जी बढ़ा देंगे, तो वो वेव ही तो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, तो वेव की एनर्जी बढ़ा दो। वेव की एनर्जी कैसे बढ़ाओगे? फिर से तुमने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी से एनर्जी ऑफ द वेव बढ़ गई, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है।
एनर्जी ऑफ द रेडिएशन कब बढ़ता है? जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ी किसकी एनर्जी? फोटोन की। फोटोन, ये एनर्जी किसकी है? फोटोन की। अगर फोटोन की एनर्जी, ये इक्वेशन ही फोटोन के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन के लिए वो वाला इक्वेशन है, कौन सा? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू Q इंटू वी नॉट, और ये वी नॉट होगा तो ये मैक्सिमम। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। डन? ओके। तो ये किसके लिए है? फोटोन के लिए। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी इंक्रीज्ड, and energy of the photon will be increased, then kinetic energy of the electron will also be increased by increasing the frequency, not the intensity. Done? तो यहां पर भी वेव नेचर फेल हो रहा है, क्योंकि वेव नेचर बोलोगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। तो 2 पॉइंट, अगर हम वेव कंसिडर करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। ओके। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट क्या? टाइम वाला। ये भी हमें पता ही है, लेकिन वेव नेचर कंसीडर करके बताना है। इफ वी कंसीडर द वेव नेचर, अगर हम ऐसे वेव नेचर कंसीडर करें तो वेव इंसिडेंट होगा मेटल पर, एंड वो वेव आया, एक वेव आया टकराया, दूसरा वेव आया टकराया, तो ऐसे वेव आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, और हर वेव की अपनी एनर्जी होगी। तो जब वो एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल और उससे ग्रेटर होगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। क्या समझ रहे हैं हम? वेव आया और आके मेटल पे टकराया, वो एब्जॉर्ब हो गया, वेव एब्जॉर्ब हो गया, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई। वेव एब्जॉर्ब हो गया और उसकी एनर्जी बढ़ गई। दूसरा वेव आया, उसके पीछे उसकी भी एनर्जी फिर से एनर्जी बढ़ गई यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास, मेटल सरफेस में। तीसरा वेव आया, वो भी एब्जॉर्ब हो गया, अब एनर्जी बढ़ गई। तो ये एनर्जी बढ़ती जा रही है, मेटल सरफेस में एनर्जी बढ़ती जा रही है, और जब ये एनर्जी हमारे वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। सो ये प्रोसेस होने में अकॉर्डिंग टू वेव थियरी टाइम लगेगा। पहला वेव आया, एब्जॉर्ब हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। दूसरा वेव आया, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। तीसरा वेव आया, उसके पीछे और अंदर एनर्जी ऑब्जर्व हो गई, और ये एनर्जी कंटिन्यूअसली से 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल, और अब जाके ये 5 जूल, 4 जूल, सपोज वर्क फंक्शन 4 जूल है, तो 4 जूल तक तो वो एब्जॉर्ब ही करता रहेगा। तो पहला वेव आया 1 जूल, दूसरा वेव आया 2 जूल, तीसरा वेव आया 3 जूल, चौथा वेव आया 4 जूल, इक्वल हो गया वर्क फंक्शन के। पांचवा वेव आया 5 जूल, और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और निकल गया। डन? तो 4 जूल तक, मतलब वर्क फंक्शन रीच होने तक तो हमें वेट करना पड़ेगा, मतलब इट विल टेक टाइम, इलेक्ट्रॉन इमिट होने में टाइम लगेगा। लेकिन हमने तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने समझा और प्रैक्टिकली देखा क्या, कि इलेक्ट्रॉन इमिट होने में 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम टाइम लगता है, मतलब 0 सेकेंड है यार ये तो ऑलमोस्ट। कल हमने लिखा था ना 0.1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। डन? इतना सेकंड लगता है इलेक्ट्रॉन इमिट होने में। टकराने के बाद, फोटोन टकराया, लाइट रेडिएशन के टकराने के बाद इतना सेकंड, मतलब ऑलमोस्ट 0 सेकंड लगता है इलेक्ट्रॉन इमिट होने में। लेकिन वही अगर तुम वेव कंसीडर करो, आया टकराया, उसके पीछे दूसरा आया टकराया, तीसरा आया टकराया, जब तक वेव वर्क फंक्शन इक्वल नहीं हो जाती वो एनर्जी, तब तक वो वेव आता रहेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होती रहेगी। इतने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली तो इलेक्ट्रॉन, वेव थियरी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन इमिट होने में टाइम लगेगा। लेकिन हमने प्रैक्टिकली देख लिया इलेक्ट्रॉन इमिट होने में 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम टाइम लगता है। सो अगेन वेव थियरी फेल हो गई। अंडरस्टूड? तो ये 3 पॉइंट्स तुम्हें बताने हैं, कौन कौन से? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम। ओके? तो ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है कि क्यों, अगर हम वेव नेचर कंसीडर करें रेडिएशन का और लाइट का, तो वी आर नॉट एबल टू प्रूव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डन? तो ये 3 पॉइंट्स के वजह से वेव नेचर फेल हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को प्रूव करने के लिए। अंडरस्टूड? पक्का? ओके सर, हाँ, अगर पार्टिकल नेचर से स्क्रीन वाला एक्सपेरिमेंट करें तो